Hello students, good morning to all of you. Students, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपकी EFM सेकंड की बुक है उसमें आज मैं आपको एक नया टॉपिक बताने वाला हूं और वो नया टॉपिक है फंड फ्लो एनालिसिस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोष प्रवाह विश्लेषण। अब कोष प्रवाह विश्लेषण क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब आप 11th में थे, 12th में थे, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, आप बैलेंस शीट बनाते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं कि भाई व्यापार की आर्थिक प्रगति कैसी है, और बैलेंस शीट क्यों बनाते थे कि व्यापार की स्थिति कैसी है। It means we prepare profit and loss account to know our financial progress, and we prepare balance sheet to know our financial position. तो जो लाभ हानि खाता है या लाभ हानि विवरण है उसका संबंध वित्तीय प्रगति से है, और बैलेंस शीट का संबंध वित्तीय स्थिति से है। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो एनालिसिस इसके एक कदम आगे की बात है। मतलब ये कि पिछले सालों से इस वर्ष हमने आर्थिक प्रगति की या आर्थिक अवनति की, हमें फाइनेंशियल पोजीशन जो हमारी है वो कैसी है, वो मजबूत हुई या कमजोर हुई। क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए, फंड फ्लो एनालिसिस में जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, और आपको पेपर का पैटर्न मालूम ही है कि 20-20 नंबर के हमारे 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं बता रहा हूँ कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, उन चीजों पर अपन बाद में बात करेंगे। मूल यहाँ पे बात यह है कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा हमें 20 नंबर का वो सॉल्व करना है। तो फंड फ्लो एनालिसिस में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए हमें क्या करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फंड फ्लो एनालिसिस ये जो हमारा हेडिंग है इसमें हमें 3 टाइप के विवरण बनाने होंगे। जो पहला विवरण हमें बनाना होगा वो होगा वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल स्टूडेंट्स, कार्यशील पूंजी, वैसे हम ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाएंगे। कार्यशील पूंजी क्या होती है? एक वित्तीय वर्ष में हमें जितने पैसे की आवश्यकता होती है, सामान्य भाषा में हम उसको कार्यशील पूंजी कहते हैं। लेकिन यदि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दृष्टि से लें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल की जो कंसेप्ट है वो 2 टाइप की कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट है गुणात्मक अवधारणा, क्वालिटेटिव, और एक है परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव वाले कहते हैं कि टोटल ऑफ करंट असेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। जो चालू संपत्तियां होती हैं उनका कुल योग वर्किंग कैपिटल होता है। और क्वालिटी वाले, गुणात्मक अवधारणा वाले ये कहते हैं कि साहब चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर जो आधिक्य होता है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इट मींस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को लेस कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। तो यहां पे हमको वर्किंग कैपिटल में पिछले साल की तुलना में इस साल कितना चेंज होगा उसके बारे में हमें स्टेटमेंट बनाना है। दूसरा जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे वो है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ये दूसरा स्टेटमेंट अपने को बनाना है। और ये दोनों जब हम बना लेंगे तो इन दोनों की मदद से हमें तीसरा जो स्टेटमेंट है वो बनाना है फंड फ्लो
स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण। और कोष प्रवाह विवरण बैलेंस शीट की तरह ही है स्टूडेंट्स। जैसे बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल बराबर आता है एसेट्स और लायबिलिटीज का, वैसे ही इसमें जब हम बनाएंगे तो सोर्सेज और यूजेस का, डेबिट और क्रेडिट का दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। ये तो फंड फ्लो एनालिसिस में हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें 3 टाइप के स्टेटमेंट बनाने हैं, और वो तीनों टाइप के स्टेटमेंट ऐसा नहीं कि पहले फंड फ्लो बन गया उसके बाद ये बनेगा उसके बाद ये बनेगा, नहीं, इनका क्रम निर्धारित है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाना होगा, उसके बाद में आपको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बनाना होगा, और उसके बाद में आपको इन दोनों की मदद से फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा। एग्जाम में जब फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है, और प्राय आता है, तो हमने गलत किया या सही किया इसका पता भी हमें आंसर देने समय चल जाता है। वो कैसे चलता है कि यदि वर्किंग कैपिटल सही है और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन सही है तो इसके भी दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा। अब चलिए मैं आज आपको थोड़ा सा जो इसका पहला स्टेटमेंट है उसके बारे में बता देता हूं। और मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप सब अपनी खाली कॉपियां लेके तो बैठे ही होंगे, आशा करता हूं। तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालना है ऊपर, और वो हेडिंग डालना है आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। और मैं आपको सिंबॉलिक के रूप में ही थोड़ा सा ये बता रहा हूं, और पर्टिकुलर के अलावा आप छोटे छोटे 4 कॉलम यहां पे बना लेंगे। तो जो 4 कॉलम है उसमें जो पहला कॉलम है, मान लीजिए हम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर लेते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2019 और यहां पे लिख देता हूं 2020। ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये करंट ईयर हो गया। और इसके बाद एक कॉलम में आप लोग लिख देंगे इंक्रीज, और एक कॉलम में स्टूडेंट्स आप लिख देंगे डिक्रीज, और ये कॉलम हमारा पर्टिकुलर का कॉलम बन गया। अब चूंकि हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली एक हम यहां पे लिखेंगे करंट असेट्स। अब अभी मैं आपको बताऊंगा करंट असेट्स कौन कौन सी होती हैं। तो जो करंट असेट्स हैं वो हम यहां पे लिखेंगे, कैश है, डेटर है, इन्वेंट्री है, स्टॉक है, या जो भी हमें सवाल में करंट असेट दी गई होगी वो हम यहां पे लिखेंगे। 2019 में जो अमाउंट दी है वो यहां लिखेंगे, 2020 में जो अमाउंट दी है वो यहां लिखेंगे। उसके बाद यदि करंट असेट्स 2019 की तुलना में 20 में बढ़ती हैं, मान लीजिए कैश है आपका वो 500 से बढ़कर 1000 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम इंक्रीज में लिखेंगे, और घट रहा है तो हम डिक्रीज में लिखेंगे। ये चीजें हम जब सवाल करेंगे प्रैक्टिकली तो हमारे बात समझ में आ जाएगी। अब जो भी करंट असेट्स यहाँ पे अपने को दी हुई होगी वो लिख लेंगे यहाँ पे, और लिखने के बाद में सपोज करिए हमने यहाँ पे टोटल कर दिया, और ये हमारा आ गया टोटल ऑफ ए, टोटल ऑफ ए आ गया। उसके बाद स्टूडेंट आप नीचे लिखेंगे इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज लिखेंगे, और करंट लायबिलिटीज का भी आप इसी तरीके से टोटल कर देंगे कि करंट टोटल ऑफ बी, ये टोटल ऑफ बी हो गया आपका। अब आपने जितनी करंट असेट्स थी 2019 में दी थी वो लिख ली, 2020 में जो करंट असेट दी हुई थी वो लिख ली, और करंट लायबिलिटीज भी आपने लिख ली, और इंक्रीज हुई तो हमने इंक्रीज में लिख दिया, और डिक्रीज हुआ तो हमने डिक्रीज में लिख दिया। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के लिए मैं यहां पे लिखूंगा वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, यानी 2019 में जो टोटल की करंट असेट थी उसमें से हम करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, 2020 की जो करंट असेट थी उसमें से करंट लायबिलिटीज को हम लोग माइनस करेंगे। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, ये दोनों अमाउंट कभी भी बराबर नहीं आएंगी। यदि ये दोनों अमाउंट बराबर आएंगी तो वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज हुआ ही नहीं। हमें तो हम क्या दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं वर्किंग कैपिटल में चेंज क्या होगा।
इसलिए या तो ये अमाउंट ज्यादा आएगी या ये अमाउंट ज्यादा आएगी। यदि ये ज्यादा है तो हम कहेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और ये अमाउंट ज्यादा है और ये कम है तो हम कहेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये सवाल के नेचर पे डिपेंड है, इंक्रीज भी आ सकता है और डिक्रीज भी आ सकता है। इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद जो हमारा बैलेंस अमाउंट होगा स्टूडेंट्स, उसको हमको इन दोनों कॉलम में एक में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? मान लीजिए यहां पे इंक्रीज आती है तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जितना डिफरेंस आया उस अमाउंट को हम डिक्रीज में लिखेंगे, और यहां पे लिखते हैं डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तो उस बैलेंस अमाउंट को हम लोग इंक्रीज में लिखेंगे। सपोज करिए आपका ये वाला जो टोटल है वो है 1000 और ये वाला जो टोटल है वो है 2000। अब 1000 से बढ़कर ये 2000 हो रहा है, इसका मतलब इसमें इंक्रीज हो रही है, तो आप यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 1000। तो एक और एक दोनों साइड का टोटल मिलकर 2000। अब ये जो बैलेंस अमाउंट था 1000, इसको आप लिखेंगे डिक्रीज में, ओके, और उल्टा होता है इंक्रीज में लिख देते। वो लिखने के बाद आपका इंक्रीज और डिक्रीज का जो टोटल है स्टूडेंट्स वो बराबर आना चाहिए। यदि इंक्रीज और डिक्रीज का टोटल आपका बराबर है, इट मींस आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो ये हमारा जो पहला आपका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये हमने बनाया। आप इसे कॉपी में लिख लेंगे किस तरीके से हमको ये बनाना है, किस तरीके से हमको ये बनाना है। अब मैं आपको दो तीन चीजें फटाफट और बता देता हूं जो आप लिख लीजिए कि हम करंट असेट्स कौन कौन सी लेंगे, कौन कौन सी करंट असेट्स होती हैं। तो मैं यहां शॉर्टकट में लिख देता हूं, आप लिख लीजिए। देखिए कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, ये करंट असेट्स होती है। उसके बाद आप बता सकते हैं डेटर्स, उसके बाद आप बता सकते हैं स्टॉक या इसे आप इन्वेंट्री भी कह सकते हो, और एक आप कह सकते हैं बीआर, बिल रिसीवेबल। ये सारी चीजें आपके लिए कोई नई बात नहीं है, 11वीं क्लास में आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये कुछ मेन मैंने आपको करंट असेट्स बताई हैं। थोड़ी आप जगह छोड़ दीजिएगा अपनी कॉपी में, कोई नई सवाल में कोई नई करंट असेट्स आ गई तो अपन इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे करंट लायबिलिटीज, कौन कौन सी होती हैं करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में स्टूडेंट्स एक तो आप लिखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, और एक आप लिखिए इसमें क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बाद में आप लिखिए बिल्स पेबल, एक आप लिखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक आप लिखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और एक आप लिखिए अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम कौन सी होती है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसे हम अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। और लगभग यही होती है प्राय कुछ जगह छोड़ दीजिएगा, नई चीज आगे तो फिर लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये फंड फ्लो एनालिसिस के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट बनाने हैं। पहला स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल होगा, उसको हम किस तरीके से बनाएंगे और फॉर्मा मैंने आपको बताया है। और करंट असेट्स कौन सी हैं, करंट लायबिलिटीज कौन सी हैं, ये सारी चीजें भी आपने लिख ली होंगी। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। आज की क्लास में नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम इसके आगे के जो हमें एडजस्टमेंट बनाने हैं मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।